पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! भारत से एकदम सटा हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहां पर अब एक प्रचंड सरकार आ गई। प्रचंड संख्या बल में तो नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का साथ आना हुआ है जो कि धुर विरोधी थे लेकिन अब साथ में आ गए, जैसे कि ओली और पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंडा बुलाया जाता है। लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा, ये एक बड़ी बात है। पड़ोसी देश नेपाल में नई सरकार सत्ता में आ गई है। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वामपंथी नेता पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड नाम से ज्यादा अच्छे तरीके से जाना जाता है, वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 14 साल पहले नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद प्रचंड 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रचंड ने सरकार बनाने के लिए चुनाव में अपनी गठबंधन सहयोगी नेपाल कांग्रेस का हाथ छोड़कर पाला बदल लिया। अब हम ये जानते हैं कई बार राजनीति में होता है, और ये जो हमारी सब कॉन्टिनेंट है इसकी राजनीति में तो तमाम बार होता है। प्रचंड ने नेपाल का चुनाव 5 दलों के गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाल कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में शेर बहादुर देउबा के ही अगला प्रधानमंत्री बनने की चर्चाएं चल रही थीं। लेकिन, और यहां आया स्पिन, प्रचंड के ऐन मौके पर पाला बदलने और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नेता केपी ओली के हाथ मिला लेने से ये गठबंधन पूरी तरीके से बदल गया। हालांकि प्रचंड और ओली एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए प्रचंड ने ओली से हाथ मिलाने में देर नहीं की है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वो समारोह है जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है। लेकिन ये जो फेरबदल हुआ है, इसका भारत पर क्या असर है, चीन को लेकर के अब क्या रुख होगा, ये सारी चीजें भारत में कुछ रुचि पैदा करती हैं। क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी ये हुआ, अगर देउबा मुख्यमंत्री, अगर वो प्रधानमंत्री रहते तो भारत संतुष्ट रहता, लेकिन ये कुछ बदला है। और ये जो बदले बदले से सुर हैं, ऐसे में भारत अपने आप को बतौर पड़ोसी कहां पाता है, ये एक बड़ी बात है। आइए इस पूरे प्रकरण पर बात करते हैं। मैं नहीं मानता नेपाल में कोई और पत्रकार है जो कि इतनी गंभीरता से इस बात को, इस पर पूरे वजन के साथ अपनी बात रख सकते हैं। हमारे मेहमान युवराज घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार, नेपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युवराज जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसको आप, ये जो बदलाव हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या मायने हैं नेपाल के लिए इसके? नेपाल के लिए ये स्टेबिलिटी को गारंटी नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे हंग पार्लियामेंट है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। प्रचंड का चॉइस एक अप्राकृतिक चॉइस है, क्योंकि वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, बड़े पार्टी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें एजेंडा क्या है पता नहीं। एक दूसरा, उनके साथ इतना पॉलिसी और इंटरेस्ट क्लैश करने वाले पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट में है, वो किस तरह प्रचंड किस तरह उनको साथ लेके चलते हैं। और तीसरा, उससे बड़ा फैक्टर ये है कि केपी ओली जो गवर्नमेंट में तो नहीं है, उनकी पार्टी है, लेकिन केपी ओली इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह रह सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम कल भी आ सकता है। लेकिन अब किस तरह प्रचंड अपने पास्ट मिस्टेक्स के कुछ सबक वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रचंड को स्वाभाविक प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो अलायंस जो प्री इलेक्शन अलायंस था, उसके जूनियर पार्टनर थे, और नेपाली कांग्रेस और माओवादी वाला जो अलायंस था, उसका हालांकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं था, सबसे बड़ा ग्रुप के रूप में वो इमर्ज किए थे। ये उम्मीद किया जा रहा था कि देउबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जी, तो युवराज जी, आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि दुश्मन को दोस्त बनाकर सत्ता, अब ये तो होता रहता है, ये तो हमने राजनीति में होते हुए देखा है, और ये इस यहाँ की जो सब कॉन्टिनेंट की राजनीति है उसमें तो कई बार देखने को मिला है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, इसकी नींव कितनी मजबूत है, कितना टाइम चलेगा और कितना टिकेगा? बिल्कुल नींव कमजोर है, लेकिन ये साउथ एशिया पॉलिटिक्स में एक अनयूजुअल फिनोमेना भी नहीं है। सही बात। हालांकि 2 नेता प्रचंड और ओली 5 साल पहले साथ थे, उनकी पार्टी मर्ज भी किए, और लेकिन फिर
ब्रेकअप हो गया, ऐसा लगता था कि दोनों के रिलेशन बिल्कुल कंटेम्प्ट से गाइडेड है। लेकिन फिर भी ये अभी लग रहा है कि प्रचंड प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने अलाइन कर लिया। एक तरह से स्वार्थ का अलायंस है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि शायद स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होगा। जी युवराज जी, प्रचंड सरकार के सत्ता में आने का भारत के लिए क्या मतलब है? प्रचंड सरकार का चीन की ओर झुकाव क्या भारत के लिए एक बड़ी चिंता हो सकती है? क्योंकि इससे पहले जितनी बार वो आए या फिर केपी ओली आए, तो एक ये चीज हमेशा कही जा रही थी कि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट्स लीड नहीं करेंगे। ये स्वाभाविक है कि देवा आइडेंटिफाइड थे काफी हद तक भारत और अमेरिका के साथ। दोनों खुश होते अगर देवा प्राइम मिनिस्टर बन जाते, लेकिन इलेक्शन जहां दूसरा कंट्री के लोग वोट देते हैं, उनके हाथ में, मतलब भारत के या चाइना या अन्य कंट्री के हाथ में ये नहीं रहता कि कौन गवर्नमेंट बनेगा। और दूसरा ये है कि ये जरूर है, प्रचंड के साथ भारत का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, ओली के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। लेकिन जब ओली प्राइम मिनिस्टर बने, ब्लॉकेड हुआ 2015 में, और फिर बॉर्डर इश्यू हो गया। लेकिन दो कंट्रीज जिसका बहुत ही कंटिन्यूअस और डायनामिक रिलेशन है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। चैलेंज ये है कि वो किस तरह इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे आने वाले दिन में। जी युवराज जी, मेरा आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल कैसे अपने दो बड़े पड़ोसी देशों यानी कि भारत और चीन के बीच एक संतुलन बनाएगा? क्योंकि ये एक हमेशा एक दिक्कत रहेगी। मुझे लगता है कि अगर नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं होगी, और जो नेपाल ने ये एश्योरेंस दिया है कि भारत के सिक्योरिटी या चाइना के सिक्योरिटी उनके उसमें नेपाल अपना स्पेस नहीं देगा उनके अगेंस्ट में, इस पर नेपाल अगर स्टिक कर पाएगा तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन एक हुआ कि बहुत, मैं इसको एवरेशन मानता हूँ नेपाल इंडिया के रिलेशन में। 2005-6 के जो नेपाल में पॉलिटिकल चेंज हुआ, उसमें इंडिया ने माओवादी, जिसको इंडिया में भारत सरकार ने आतंकवादी करार किया था, उसके साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन करके रेजिम चेंज में साथ साथ आगे बढ़े। उसके बाद काफी मिसअंडरस्टैंडिंग बने हैं, और प्रचंड ने खुद एक बार बोला कि भारत को नेपाल में माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए। वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं पता नहीं है, लेकिन उन्हें सही बोला था। इसका क्या हुआ कि जब भारत का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो गया उसमें, अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर, तो फिर चाइना काफी हद तक अपना प्रेजेंस चाइना ने बढ़ा लिया है, उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया, इंटरेस्ट बढ़ गए। इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है तो फिर एक फेवरेबल रेजिम चाहते हैं, यही हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी जो इंडिया और अमेरिका देवबा को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि चाइना के भी कोई सर्टन इंटरेस्ट, हालांकि इतना एक्सप्लिसिटली बाहर नहीं आया है, लेकिन कंजक्चर से हम ये कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि उसका रोल था। जी युवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसको अच्छे से समझाने के लिए, हम लोगों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।